हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वीइंग सिजन को एक स्टोन देता है और कहता है कि अगर वो लोग इंजर्ड हो जाएं या फिर फंस जाएं तो इस स्टोन का यूज करें, ये टेलीपोर्टेशन तालिस्मा का काम करेगा। एंड वो वहाँ से चला जाता है। तो चलिए आज की स्टोरी उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही वो लोग मेयर के घर से बाहर आते हैं, विभूषियान वेनकिंग को कार की कीज दे देता है ड्राइव करने को, क्योंकि ये उनके बीच का रूल था कि जब भी विभूषियान थक गया होगा या फिर डिस्ट्रैक्टेड होगा तो वो ड्राइव नहीं करेगा। अब वेनकिंग ड्राइव कर रही थी एंड विभूषियान पूरे रास्ते खामोश था। तभी वेनकिंग कहती है, क्या अब तुम मुझे बताओगे कि वो सब क्या था? तुम्हारा क्या मतलब है? विभूषियान कहता है, जिस पर वो कहती है, तुम एंड लैन वांगजी। मुझे नहीं लगता उसने उस पूरे टाइम में एक बार भी तुमसे नजरें हटाई होंगी, सिवाय एक या दो बार मुझे ग्लेयर करने के। एंड तुमने जब उसे फर्स्ट टाइम देखा तो ऐसा लग रहा था कि तुमने जैसे कोई भूत देख लिया हो। ऑल्सो तुम ये प्रिटेंड कर रहे थे कि जैसे वो उस रूम में है ही नहीं। आई नो कि लेंस ने तुम्हारे साथ गलत किया जब तुम वहाँ इंटर्नशिप कर रहे थे, बट ये सब देख के लगता है कि बात कुछ और ही है। ये सुनकर विभूषियान सोचता है कि काश वो अपने इमोशंस को छुपाने में अच्छा होता। एंड फिर वो कहता है, ये हमेशा से ही ऐसा था। लांजान मुझे पहले भी हेट करता था। जब मैं क्लाउड रेसेस में इंटर्नशिप करता था वो हर वक्त मुझ पे नज़र रखता था एंड जब भी मैं कोई रूल तोड़ता था वो मेरी कंप्लेन कर दिया करता था। मैंने कोशिश की थी उसका दिल जीतने की एंड एक बार एनीवेज लास्ट कंप्लेन जिसकी वजह से मुझे वहाँ से निकाल दिया गया था वो उसी की थी। एंड वो शायद तुम्हें इसलिए ग्लेयर कर रहा था क्योंकि वो सोचता है कि किसी को भी मेरे साथ काम नहीं करना चाहिए या कुछ और। इस पर वेनकिंग कहती है, हाँ बट ये एक्सप्लेन नहीं करता कि वो जेवोजुन को ऐसे क्यों देख रहा था जब तुम उन्हें वो स्टोन दे रहे थे, जैसे वो अभी उनके हाथों को काट डालेगा। इस पर विभूषियान ब्लिंक करता है। वो बहुत केयरफुल था कि वो वांगजी की तरफ ना देखे, बट जो वेनकिंग ने कहा वो इम्पॉसिबल था। ट्विन जेड ऑफ लैंड के बीच में बहुत ही एकता है। जब से वो उन्हें जानता है तब से उसने कभी भी दोनों को एक दूसरे से डिसएग्री करते हुए नहीं देखा है। शायद उसने सोचा होगा जेवोजुन को ऐसी स्ट्रेंज चीज़ें किसी कल्टीवेटर से नहीं लेनी चाहिए एंड ये अच्छा भी है, जेवोजुन आसानी से ट्रस्ट कर लेते हैं। बट वेनकिंग अपने सवालों को बंद नहीं करती। वो फिर कहती है, बट तुमने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि तुमने जिस तरह से उसे देखा ऐसा लग रहा था कि तुम गिल्ट फील कर रहे थे एंड मुझे लगता है वो कुछ और ही था। आई नो तुमने कभी भी डेटिंग में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, बट तुम्हें अपना पर्सनल टोकन उसे नहीं देना चाहिए था जिसे तुम सबसे ज़्यादा हेट करते हो एंड जिसने तुम्हें निकलवाया था। नॉर्मली विभूषियान को वेनकिंग का स्मार्ट होना अच्छा लगता है, बट अभी वो इसे हेट कर रहा है। इस पर वह फिर कहता है, अगर उन्हें कुछ हो जाए मैं इसके लिए गिल्टी फील नहीं करना चाहता था। वो ट्विन जेड ऑफ लेंस हैं। अगर वो मर गए तो इसके लिए मेयर मुझे ही ब्लेम करेगा कि मैंने उनकी हेल्प नहीं की। मैं इन सब से डील नहीं करना चाहता था। वेनकिंग के साइलेंस से साफ पता चल रहा था कि उसे वीइंग की बातों पर भरोसा नहीं है, बट विभूषियान कुछ भी नहीं कहता। तभी वो अपना फ़ोन निकालकर वेनिंग को टेक्स्ट करता है, प्लीज़ मुझे कहो कि उस होटल में एक बार भी है। जिस पर वेनिंग टेक्स्ट करता है, हाँ है, क्यों, क्या हुआ, क्या तुम और जीजे ठीक हो? ये सुनकर विभूषियान राहत की सांस लेता है, थैंक गॉड वहाँ एक बार भी है। तभी वेनकिंग कहती है, अगर कल सुबह होते मेयर हमारी हेल्प के लिए कहें तो? जिस पर विभूषियान कहता है, मैं बेट लगाता हूँ हंगवानजुन एंड जेवेजुन इसे हैंडल कर सकते हैं एंड कल हमारा ये वेस्ट ट्रिप खत्म हो जाएगा। वो दोनों जानते थे कि ये सच नहीं है, बट वो कुछ कर भी नहीं सकते जब तक लेंस वो हंट उन्हें ऑफिशियली हैंडल ना कर दे। तभी उसे याद आता है कि उसने वेनिंग को रिप्लाई ही नहीं किया। वो लिखता है,
हाँ, हम ठीक हैं। अनएक्सपेक्टेड हमारा सामना लैंडसेक्ट से हो गया, बट इट्स फाइन। अब वीन अपनी आँख बंद करके अपना हेड कार के विंडो पर रख लेता है। वो सोचता है वो ठीक है, अब वो बड़ा हो गया है। उसके पास दोस्त हैं एंड रहने के लिए एक जगह भी। इवन वो किसी बड़े कल्टीवेशन सेक्ट के लिए काम नहीं करता। जो ग्रुप उसने वेनकिंग और वेनिंग के साथ बनाया है वो उसे सूट करता है एंड वो लोग भी वेल रिस्पेक्टेड हैं एंड उन्हें उनके काम के लिए अच्छा पे भी मिलता है। वो इस वक्त इस टाउन से बाहर जाना चाहता था, अपने लाइफ में वापस जाना चाहता था एंड सब कुछ भूल जाना चाहता था। बट इस वक्त वो उन मेमोरीज को सोचता है जो कि उसके लाइफ के सबसे बेस्ट एंड वर्स्ट डिसीजन थी। अब यहाँ से फ्लैशबैक शुरू होता है जहाँ विभूषियान अपना हेड केव के वॉल्स पर रखा था। उसे बॉडी में इतनी ताकत नहीं थी कि वो खुद को सपोर्ट कर सके। वो अपनी मूवमेंट को जितना हो सके उतना नॉर्मल रखने की कोशिश करता है ताकि उसकी इंजरीज ना दिखे। वांग जी की शार्प नजरें उसी पर थी। वो कहता है, वीन, तुम्हें मुझे तुम्हारी हेल्प करनी देनी चाहिए। इस पर विभूषियान झूठ बोलते हुए कहता है, ये ठीक है। ये सच भी था। उसकी फिजिकल इंजरी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। असली डेंजर तो वो पॉइजन था जो उसके बॉडी में उस क्रिएचर के बाइट करने से आया था। बट वो लोग इस समय कुछ नहीं कर सकते थे। वो लोग उस मॉन्स्टर को चकमा दे देते अगर उसकी नज़र उस स्ट्रेंज सॉर्ड पर नहीं गई होती जो मॉन्स्टर की साइड में था। बट ये जितना भी पेन उसके बॉडी में नमनेस थी वो सब वर्थ था क्योंकि उसे इस तरह एक चांस मिल गया था परफेक्ट सेकेंड जेड ऑफ लैंड को इस तरह बिखरे हुए देखने का। उसके रोब्स पर ब्लड के स्टेन थे एंड डर्ट भी था। उसके एक साइड के कपड़े रॉक में फंसकर फट गए थे जो कि अर्थक्वेक की वजह से केव का एंट्रेंस कोलैप्स हो गया था। वो लोग उस अर्थक्वेक में बच गए थे बट इसके साथ वो मॉन्स्टर जाग गया जिसने उनके नाइट हंट को चैलेंजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस से लीजेंडरी सुसाइड मिशन बना दिया। इवन वांगजी के चीक बोन्स पर डर्ट लगा था बट अभी भी लैन वांगजी सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल इंसान है जिससे वो अब तक मिला है। तभी वो सोचता है वो लोग कितने दिनों से केव में हैं एंड स्टिल अभी भी रेस्क्यू के लिए कोई नहीं आया। उनके फोन्स भी डेड हो चुके हैं एंड इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि वो केव में बहुत डीप में है जहाँ सिग्नल मिलना मुश्किल है। विभूषियान की हालत तेजी से खराब हो रही थी। हालांकि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था उसे छुपाने की। उसकी कोर उस पॉइजन से लड़ने में एबल थी बट बिना फूड एंड वाटर के उसकी ताकत भी फेड होने लगी थी। वह समझ गया था कि ये मैन भी उसकी कंडीशन से अवेयर है। लानजान उतना सीरियसली इंजर्ड नहीं था। वो रेस्क्यू आने तक खुद को संभाल सकता था बट विभूषियान अब ऑलरेडी खुद को कमजोर महसूस करने लगा था। बट वो सोचता है ये इतना भी बुरा नहीं था। उन्होंने एक लीजेंडरी मॉन्स्टर को हराया है जो शायद ही कोई और कल्टीवेटर कर पाता एंड वो लोग बहुत यंग थे तो ये और भी ज़्यादा रिमार्केबल है। अगर इस एपिक बैटल को ब्यूटीफुल एंड पावरफुल कल्टीवेटर के साथ करते हुए अगर वो मर भी जाए तो ये इतना बुरा नहीं होगा एंड ऐसा भी नहीं कि उसे मिस करने के लिए कोई लोग भी है। श्योर उसके पास दोस्त हैं बट कोई भी उस पर डिपेंड नहीं है, ना ही उसका कोई पार्टनर है और ना ही कोई चाइल्ड। वो अभी भी बहुत यंग है। उसे ज़्यादा रिग्रेट नहीं होगा सिवाय एक के कि उसे रोमांस करने का वक्त नहीं मिला। जब वो लैन वांगजी से मिला था तो वो उसके पास रहना चाहता था, उससे बातें करना चाहता था, उसके साथ हंट पर जाना चाहता था एंड में कुछ और भी चीज़ें हो सकती थी जो वो वांगजी से चाहता था। बट लैन वांगजी तो उसमें कभी भी इंटरेस्टेड नहीं लगता था। तभी विभूषियान उस इंसान की तरफ देखते हुए कहता है, लानजान, तुम क्या करोगे अगर मैं तुम्हें मुझे किस करने को कहूँ तो? नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में वो ऐसा कभी नहीं कहता, ना ही कभी उसमें इसकी हिम्मत थी। लैन वांगजी को टच होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है एंड उसने विभूषियान की तरफ
भी कभी सिवाय गुस्से के कुछ और शो नहीं किया। जो भी फीलिंग विभूषियान के तरफ से थी वो श्योर था कि इसे वो रोक नहीं सकता है। एंड उसके पास खोने को कुछ भी नहीं था। एंड उसने खुद से प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा अपनी लाइफ बिना किसी रिग्रेट के जिएगा। वांग जी बिल्कुल स्टिफ था। उसकी आंखें विभूषियान पर थी। उसका फेस हमेशा की तरह एक्सप्रेशनलेस था। तभी विभूषियान सोचता है वो एक इडियट है। ऑफ कोर्स लैन वांगजी कभी भी ऐसा कुछ नहीं चाहेगा। लैंड कल्टीवेटर्स ने कभी भी विभूषियान को एक दोस्त की तरह भी पसंद करने का साइन नहीं दिया है। उसे अपना मुंह बंद करके रखना चाहिए था। अब वो इस केव में मरने वाला है उस इंसान के साथ जो उसे सबसे ज्यादा नफरत करता है। एंड तभी वो देखता है कि वांगजी के हैंड्स धीरे धीरे उसकी वाइट रिबन को अनटाई कर रहे हैं। एंड तभी वो विभूषियान की तरफ आता है जो कि केव के वॉल के सहारे बैठा हुआ था। जैसे ही वो उसके पास बैठता है विभूषियान केव के डिम लाइट में भी देख सकता है कि वांगजी की गोल्डन आंखें डार्क होने लगी थी। तभी लानजान कहता है वींग। उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा डीप थी एंड इससे विभूषियान की बॉडी वाइब्रेट करने लगी थी। उसे फील होता है उसकी सांसें तेज होने लगी हैं। उसका हार्ट बहुत तेजी से धड़क रहा है। जैसे ही वांगजी उसकी तरफ लीन होकर उसके जॉज को पकड़ता है उसे डिजी फील होने लगता है। एंड उस एक्सप्रेशनलेस जेड पर हंग्री लुक को देखकर एंड तभी वांगजी उसे अपनी तरफ खींचकर उसके माउथ को कैप्चर कर लेता है। शुरू में ये ऑकवर्ड था क्योंकि कोई भी इस स्किल में प्रैक्टिस नहीं था, बट उन्होंने जल्द ही सीख लिया। जैसे ही वांगजी ने उसे डीपली एंड फियर्सली किस किया, विभूषियान के हैंड्स अनकॉन्शियसली वांगजी के शोल्डर्स पर मूव करने लगे। उसने अपने लेग्स को भी उसके वेस्ट के अराउंड रैप कर लिया एंड फाइनली उसने खुद को लूज कर दिया। वो याद कर रहा था जब वांगजी ने अपने रोप्स उतारे थे, कैसे उसकी बॉडी ने उसे फील किया था जब वांगजी उसके बॉडी के ऊपर एंड अंदर मूव कर रहा था। कैसे वांगजी ने उसकी बॉडी को पिन करके उसकी बॉडी को टेस्ट किया था। विभूषियान बहुत हद तक उन मेमोरीज को भुला चुका था, या ऐसा वो सोचता था तब तक जब तक उसने एक स्मॉल टाउन में वांगजी को अपने सामने नहीं देखा, जो कि उसके सामने हमेशा की तरह परफेक्ट एंड इमोशनलेस खड़ा था। वो और वेट नहीं करता। वो जितना जल्दी हो इस टाउन से चला जाना चाहता है एंड सभी मेमोरी को अपने माइंड के एक कॉर्नर में लॉक कर देना चाहता है। बट अभी वो एक ड्रिंक लेने के लिए जाता है। तो चलिए इस पार्ट को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप यू लाइक इट। बाय।